हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेन्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फेज रूल और इसके साथ पॉलीमर्स भी है सेकेंड यूनिट में हमारी। पर क्योंकि फेज रूल आ रहा है सिर्फ मिड टर्म में, तो मैं इस वीडियो में सिर्फ फेज रूल कराऊंगा। पॉलीमर्स हम अलग वीडियो में करेंगे। फेज रूल में हमें क्या क्या करना है, एक तो गिब्स फेज रूल, उसके अंदर जो टर्म्स यूज होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। फेज डायग्राम बनाएंगे हम, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। वन कंपोनेंट सिस्टम वाटर और सल्फर आता है, और टू कंपोनेंट सिस्टम में हमारे लीड सिल्वर एंड जिंक मैग्नीशियम के ऊपर आता है। इन्हीं चारों में से कोई एक सिस्टम के ऊपर ही आएगा। चलो देखते हैं फेज रूल क्या होता है। फेज रूल गिब्स ने दिया था, जो क्या बताता है कि एक हेट्रोजीनियस सिस्टम में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को कैलकुलेट करता है। हेट्रोजीनियस सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है उसे कैलकुलेट करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है नंबर ऑफ रिलेटेड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड फेजेस बाय द फॉलोइंग फेज रूल। फेज रूल क्या होता है? फेज रूल होता है F इज इक्वल्स टू C माइनस P प्लस 2, यानी F का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, C का मतलब होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, P का मतलब होता है नंबर ऑफ फेजेस, और 2 तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। आगे चलते हैं। फेज क्या होता है? होमोजीनियस फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल पोर्शन ऑफ ए सिस्टम। मैं एक बार होमोजीनस और हेट्रोजीनस के बारे में फिर से बता देता हूँ, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। होमोजीनस सिस्टम क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही फेज होता है, यानी पूरे सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। जैसे सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्ट पूरा मिक्स हो जाता है वाटर में, एक कंपोनेंट एक कंपोजिशन बनाता है पूरा, सबकी सेम प्रॉपर्टीज होती है। और हेट्रोजीनस सिस्टम क्या होता है? हेट्रोजीनस सिस्टम होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फेसेस होते हैं, और उनके बीच में क्या एक बाउंड्री होती है। जैसे ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर होता है, तो ऑयल क्या होता है, जमा हो जाता है पानी के ऊपर, तो अलग से दिखता है, 2 कंपोनेंट्स बन जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस सिस्टम कहते हैं। तो फेज रूल जनरली क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन बताता है हेट्रोजीनस सिस्टम की, जहाँ पर 2 से ज़्यादा फेजेस एग्जिस्ट करते हैं एक साथ। तो उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है वो दिखाता है। आगे चलते हैं। फेज के एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे इसका देखते हैं, वाटर का। वाटर क्या है? 3 फेसेस दिखा रहा है, आइस यानी सॉलिड, वाटर लिक्विड, एंड उसका वेपर यानी गैस। 3 स्टेट्स हैं, यानी कि 3 फेजेस होते हैं। आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स के ऊपर बात करते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स का मतलब होता है इक्विलिब्रियम में स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट बाय मीन्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ ईच फेज। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट में जो इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ मिनिमम नंबर, एक हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का, लाइक हम किसकी बात करें, सल्फर की बात करें, या वाटर का ही ले लेते हैं। हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर क्या है? 3 फेसेस शो करता है, आइस, वाटर, वाटर वेपर, 3 फेसेस शो करता है वाटर। बट तीनों फेस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तीनों फेसेस को हम रिप्रेजेंट तो H2O से ही करते हैं। तीनों फेसेस को हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ तीनों फेसेस का? सिर्फ एक ही है। तो कंपोनेंट भी कितने हुए? एक। जितने केमिकल फॉर्मूला, यानी मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल फॉर्मूला जितने हम बना सकते हैं कंपोनेंट्स के, उसे हम कंपोनेंट्स कहते हैं। लाइक सल्फर सिस्टम है, सल्फर में कितने फेसेस होते हैं? 4 फेसेस होते हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, लिक्विड एंड वेपर। पर चारों फेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S से। तो कितने सिस्टम के कंपोनेंट कितने हुए? 1। ऐसे हम आगे अगर एग्जाम्पल देखें, कैल्शियम कार्बोनेट का हमने डिकम्पोजिशन किया, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर हमने जब थर्मल डिकम्पोजिशन किया तो यहाँ पर CaO आया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आई, कैल्शियम ऑक्साइड अलग बना और कार्बन डाइऑक्साइड अलग बनी। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स कितने हुए? एक कंपोनेंट हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, एक कंपोनेंट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर दिखाया गया। अगर हम CaCO3 की फेस की बात करें तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर हम CaO के फेस की बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, तो वहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस 0 है। और ऐसे ही सेम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस 0 है। तो इसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स।
आगे चलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे मान लो टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, जो एक सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कंप्लीटली डिफाइन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं वाटर सिस्टम पे। ये इम्पोर्टेंट है, आता है, कई बार आता है, इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इसका डायग्राम है कंप्लीट। वाटर सिस्टम में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये वन कंपोनेंट सिस्टम होता है, ये एक ही कंपोनेंट होता है। इसके अंदर 3 फेसेस होते हैं, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। जैसे हमने गिब्स फेज रूल में देखा था, फ्रीडम की डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कैसे निकालते थे, कंपोनेंट माइनस फेजेस प्लस 2। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू निकालेंगे। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाय वेरिएंट सिस्टम। अगर डिग्री ऑफ वेरिएंट 1 आता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 आता है तो उसको हम कहते हैं यूनिवेरिएंट सिस्टम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 आता है तो नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डायग्राम के ऊपर। ये हमारा प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है। इस तरफ हमारा क्या है, आइस यानी सॉलिड, इस तरफ हमारा है लिक्विड और इस तरफ हमारा है गैस। ये पूरा एरिया आइस का, ये पूरा वाटर का और ये पूरा है गैस का। इसमें 3 कर्व्स हैं। इसमें जो सॉलिड से गैसेस वाली कर्व है सब्लिमेशन कर्व है, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड वाली मेल्टिंग पॉइंट कर्व एंड लिक्विड से गैसेस वाली वेपर प्रेशर कर्व। इसके अलावा भी एक कर्व है यहाँ पर, सुपर कूलिंग कर्व, इसे मेटास्टेबल कर्व भी बोलते हैं, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और यहाँ पर क्या क्या बन रहे हैं, 4 कर्व्स बन रहे हैं। एक ये पॉइंट है जहाँ पर सारी लाइंस जो है सारी कर्व्स मीट कर रही हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ये पॉइंट शो करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन को। तो आगे चलते हैं, हम अलग अलग कर्व्स और अलग अलग एरियाज़ को देखेंगे। पहला एरियाज़ कितने बन रहे हैं, एक एरिया बन रहा है हमारा BOC जहाँ सॉलिड पार्ट है, एक एरिया बन रहा है हमारा AOC जहाँ लिक्विड पार्ट है, और एक बन रहा है हमारा AOB जहाँ गैसेस पार्ट है। तीनों मेंशन्ड है। तीनों में फेसेस कितने हैं, तीनों में फेसेस एक ही है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 2। आगे चलते हैं, कर्व्स की बात करते हैं। कर्व हमारा OA कर्व पे आ जाते हैं। OA वेपर प्रेशर कर्व है। यहाँ पर 2 फेसेस हैं, एक तो हमारा यहाँ पेन ले लिया मैंने, एक तो हमारा यहाँ पर है फेस, एक हमारा ये फेस है, यानी गैसेस और लिक्विड दोनों फेस हैं यहाँ पर इस वाली कर्व पे। तो यहाँ पर हम दोनों फेसेस को दिखाएंगे कर्व OA पे। तो हमारा नंबर ऑफ फेसेस कितना हो जाएगा, 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 1, यानी कि यूनिवेरिएंट। आगे चलते हैं, सेम तीनों कर्व्स का यही आएगा। ट्रिपल पॉइंट पे क्या होते हैं, तीनों फेसेस प्रेजेंट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 0, यानी नॉन वेरिएंट आएगा। अब हम बात करते हैं मेटास्टेबल पॉइंट या मेटास्टेबल कर्व की, जो OA' था, ये वाला जो कर्व है हमारा सुपर कूलिंग कर्व, इसे मेटास्टेबल कर्व कहते हैं। उस पॉइंट को मेटास्टेबल पॉइंट कहते हैं। मेटास्टेबल कर्व, ये ऐसी अनस्टेबल स्टेट होती है, टेम्परेरी अनस्टेबल स्टेट होती है, जहाँ पर थर्मोडाइनमिकली स्टेबल नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशंस में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब सिस्टम को इक्विलिब्रियम के स्टेबल फेस में जाना चाहिए, पर वो डिले हो जाता है। तो ऐसे वाटर की कंडीशन में क्या होता है, वाटर सिस्टम में नॉर्मल कंडीशन में तो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाटर आइस बन जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये सुपर कूल्ड स्टेट में रह जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी लिक्विड फॉर्म में ही रह जाता है। इस कंडीशन को ही मेटास्टेबल लिक्विड वाटर कहते हैं, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर कहते हैं। दोनों सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, क्रिटिकल पॉइंट।
क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? अपर लिमिट होती है क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद लिक्विड फेस और वेपर फेस जो होते हैं वो मर्ज कर जाते हैं, वो डिस्टिंगाइजेबल उसके बाद नहीं रहते। डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में ये रहा 374 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 218 एटीएम पे ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट बनता है। ठीक है। ट्रिपल पॉइंट कितने पे बनता है? 0.098 डिग्री सेल्सियस एंड 4.58 mm प्रेशर पे। ठीक है। आगे चलते हैं। सल्फर सिस्टम, ये भी एक वन कंपोनेंट सिस्टम है, पर यहाँ पर कितने फेजेस होते हैं? हमारे 4 फेजेस होते हैं। एक रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, लिक्विड एंड वेपर फेज, 4 फेजेस होते हैं। सेम हम यहाँ पर भी हर एक फेज में, हर एक कर्व पे एंड हर एक एरियाज के अंदर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे। ठीक है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, फेज रूल का फॉर्मूला। आगे चलते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं। फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम। ये हमारा सल्फर सिस्टम है। यहाँ पर हमारा रोम्बिक फेस है, ये हमारा सॉलिड मोनोक्लिनिक फेस है, यहाँ पर हमारा लिक्विड फेस आता है एंड ये हमारा वेपर फेस होता है। यानी रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, लिक्विड एंड वेपर। एरियाज देखते हैं। एरियाज कितने बने? ए बी जी, ये हमारा एक एरिया बन गया। ये हमारा एरिया किसका है? रोम्बिक का। बी ई सी एंड वापस बी, ये जो अंदर वाला पार्ट है पूरा, ये हमारा किसका है? मोनोक्लिनिक का। GECD, ये वाला पार्ट लिक्विड का। एंड ये वाला पार्ट है हमारा वेपर का, नीचे वाला पार्ट। हर एरिया में अगर हम देखें, कंपोनेंट भी एक ही है एंड फेस भी एक ही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना होगा? 2, यानी बाइवेरिएंट सिस्टम आएगा। ऐसे ही 6 कर्व्स बनते हैं, हर कर्व पे आपको चेक करना है। जैसे एक कर्व हमारा रोम्बिक से मोनोक्लिनिक वाला कर्व, देन ये वाला कर्व, ऐसे करके टोटल ऑफ 6 कर्व्स हैं। हर कर्व पे जब हम निकालते हैं तो हर कर्व के ऊपर 2 फेजेस आते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाती है? यूनिवेरिएंट। आगे चलते हैं। मेटास्टेबल कर्व के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर 3 मेटास्टेबल कर्व्स बनती हैं। 2 कंपोनेंट सिस्टम। अब हम 2 कंपोनेंट सिस्टम के ऊपर आ गए हैं, यानी कि अब जो कंपोनेंट्स होंगे वो 2 होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरी करेगी। अगर फेस 1 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की हाईएस्ट वैल्यू आएगी 2 कंपोनेंट सिस्टम में। इसका मतलब है जो वेरिएबल्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन, आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द सिस्टम कंप्लीटली। आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया जब कंपोजिशन कांस्टेंट होगा तो हमें प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम बनाना है, जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो हमें टेम्परेचर कंपोजिशन का डायग्राम बनाना है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और कंपोजिशन का डायग्राम बनाना है। कूलिंग कर्व्स। आगे चलते हैं। कूलिंग कर्व्स बेसिकली फेज डायग्राम्स को थर्मल एनालिसिस यानी कूलिंग कर्व से ही बनाए जाते हैं, जो जितने भी फेज डायग्राम्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एक मिक्सचर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एक यूटेक्टिक पॉइंट होता है। क्या होता है अभी हम समझते हैं। जैसे एक प्योर सब्सटेंस है, तो जब हम प्योर सब्सटेंस को कूल करते हैं तो उसका जो कर्व आता है कूलिंग, वो एकदम शार्प कर्व होता है। ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे A to C, ये शार्प कर्व, फिर C to D, ये भी एक शार्प कर्व, ऐसे ही D to E। तो जब भी हम प्योर सब्सटेंस को कूल डाउन करते हैं तो उसका कर्व हमेशा एक शार्प बनकर आता है। लेकिन जब हम 2 सॉलिड का मिक्सचर ले लें और उसको कूल डाउन करते हैं तो वहां पर कर्व शार्प नहीं आता, वहां पर एक यूटेक्टिक पॉइंट आता है, जहां पर दोनों कंपोनेंट्स जो होते हैं एक साथ क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं उस पॉइंट को। जैसे
यहाँ पर है ABC, ऐसे ऐसे बीच में क्या है, पॉइंट्स आ रहे हैं, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, यूटेक्टिक पॉइंट्स मिल रहे हैं। आगे चलते हैं। यूटेक्टिक सिस्टम क्या होता है? यूटेक्टिक सिस्टम, यूटेक्टिक वर्ड का मीन क्या होता है? इजी टू मेल्ट, यानी कि इजीली मेल्ट हो जाता है ऐसा सिस्टम। बाइनरी सिस्टम होता है जिसमें दो सब्सटेंस होते हैं, मिसिबल होते हैं प्रोपोर्शन इन लिक्विड फेज, जो कि केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे से। उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है ऑलमोस्ट सेम ही होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर को हम यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं, और मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है उनका, उसे हम यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब क्या आगे देखते हैं हम, डिफरेंसेस आ जाते हैं कई बार मेल्टिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट एंड यूटेक्टिक पॉइंट में। तो मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, एंड लिक्विड और गैस सेम कंपोजिशन में होते हैं। ऐसे ही ट्रिपल पॉइंट पे थ्री फेसेस तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, एंड यूटेक्टिक पॉइंट पे जो टू सॉलिड्स होते हैं, दो सॉलिड्स जिनका मिक्सचर है एंड वन लिक्विड, वो तीन के तीनों इक्विलिब्रियम फेस में होते हैं। आगे चलते हैं। ये एक स्टेटमेंट आ जाती है रीजनिंग में कई बार कि यूटेक्टिक मिक्सचर का जो होता है डेफिनेट कंपोजिशन होता है और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, तब भी इसको एक कंपाउंड की तरह हम कंसिडर नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो इसका रीज़न है कि यूटेक्टिक जो होता है मिक्सचर हम होता है क्योंकि कंपाउंड नहीं होता। रीज़न है, जब हम उसको एग्जामिन करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अलग अलग क्रिस्टल्स फॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों के अलग क्रिस्टल्स होते हैं, जबकि फिजिकली जो प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे डेंसिटी हो गया, ये सब उनके ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं। इस वजह से इसे हम क्या करते हैं, मिक्सचर कंसिडर करते हैं, कंपाउंड कंसिडर नहीं करते हैं। ये हमारा सिंपल एक यूटेक्टिक डायग्राम है जिसमें एक प्योर सब्सटेंस है X जिसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ है, एक प्योर सब्सटेंस है Y जिसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर है, और बीच में यह है उसका यूटेक्टिक पॉइंट। आगे चलते हैं लेड सिल्वर सिस्टम की तरफ। लेड सिल्वर सिस्टम एक यूटेक्टिव टाइप टू कंपोनेंट सिस्टम है। इसके फेस डायग्राम में हम अलग अलग एरियाज और कर्व्स पढ़ते हैं जहाँ लिक्विड सॉलिड लेड और सॉलिड सिल्वर को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ एक शार्प यूटेक्टिव पॉइंट मिलता है जहाँ दोनों एक साथ क्रिस्टलाइज होते हैं। ये है यूटेक्टिक पॉइंट वाला जहाँ पर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम देखेंगे अभी। ये इसका देख लेते हैं पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट ओ। पॉइंट ए क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सिल्वर, एंड पॉइंट बी है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लेड, एंड ओ पॉइंट क्या है हमारा, जहां पर दोनों क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट। तो कर्व्स कितने बने हमारे, A2O एक कर्व बना और O2B दूसरा कर्व बना। एरियाज कितने हुए, एक हमारा एरिया हो गया ये वाला, एक एरिया हो गया ये वाला, एंड एक एरिया होता है हमारा ये वाला, एंड एक एरिया होता है हमारा ये वाला। चार एरियाज बनते हैं। सबके लिए अब हम फेजेस देखेंगे। एरियाज के लिए जब हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ओनली एक ही फेज आता है AOB एरिया में। AOB एरिया में चलते हैं, AOB यहाँ पर एक ही फेज है, लिक्विड फेज है बस, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 2। अगले एरिया की तरफ चलते हैं ADOA, ADO एंड A ये वाला। यहाँ पर क्या है, सॉलिड AG है और सॉल्यूशन ऑफ PBAG, यानी दो फेजेस है। दो फेजेस के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कितना आएगा, 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा हमारा 1। यहाँ पर कंपोनेंट भी 2 हैं कंपोनेंट। ठीक है, ऐसे ही हम तीसरे एरिया के लिए निकालेंगे और चौथे एरिया के लिए भी निकालेंगे। चारों एरियाज के लिए निकालना है। इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इसका एप्लीकेशन। पैटिसन्स प्रोसेस फॉर डीसिल्वराइजेशन, पैटिसन्स प्रोसेस फॉर डीसिल्वराइजेशन ऑफ अर्जेंटिफेरस लेड। लेड का जो ओर होता है, यानी गैलेना और PBS का जो मिक्सचर होता है,
उसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो सिल्वर भी होता है, ठीक है, लेड ओर में थोड़ा सा सिल्वर भी होता है। तो सिल्वर एंड लेड के सिस्टम का जो फेज डायग्राम यूज करके हम लेड से सिल्वर अलग कर सकते हैं। ये इसी प्रोसेस को हम डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड बोलते हैं। इसमें प्रोसेस क्या होती है कि मोल्टन लेड को थोड़ा थोड़ा ठंडा करते हैं। प्रोसेस लिखिए नीचे, नहीं लिखी है, ठीक है, मैं बताता हूँ। मोल्टन लेड जो होती है उसको हम थोड़ा थोड़ा गर्म करते हैं, सॉरी, मोल्टन लेड को हम थोड़ा थोड़ा ठंडा करते हैं। सबसे पहले ऑलमोस्ट प्योर लेड जो होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और सिल्वर ज़्यादा टार मोल्टन फेस में रह जाता है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट करने पर जो मोल्टन फेस में सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बढ़ती जाती है। आखिर में सिल्वर रिच हमें एलॉय मिल जाता है, कलेक्ट कर लेते हैं हम उसे, जिसे हम फर्दर रिफाइन करके प्योर सिल्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है डिसिल्वराइजेशन की, जिससे हम सिल्वर कलेक्ट कर सकते हैं। और यूटेक्टिक बिहेवियर जो होता है उसका भी हम यूज़ करते हैं इसमें। जैसे क्योंकि ये सिस्टम एक यूटेक्टिक सिस्टम है, तो यूटेक्टिक मिक्सचर का जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है उस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम मेटलर्जी में सिल्वर और लेड एलॉय को प्रिपेयर करने में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। हमारा जिंक मैग्नीशियम सिस्टम। अब हम एक और 2 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे, जिंक मैग्नीशियम सिस्टम। ये सिस्टम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड बनता है। ठीक है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 420 डिग्री सेल्सियस, एंड मैग्नीशियम का कितना होता है 651 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों मेटल्स के बीच में एक इंटरमेटेलिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, जिंक मैग्नीशियम का एक इंटरमेटेलिक कंपाउंड बनता है MgZn2, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 590 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये कंपाउंड कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट के साथ मेल्ट होता है, मतलब मेल्ट होने पर अपना कंपोजिशन चेंज नहीं करता। इसकी वजह से एक स्टेबल एलॉय है ये। ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये एक एलॉय होता है, स्टेबल होता है। इसके फेज डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये रहा फेज डायग्राम। ये हमारा C पॉइंट है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पर कंपाउंड बनता है। एरियाज, पॉइंट्स तो एक्सप्लेन हो गए। कर्व्स, AB कर्व होता है, AB कर्व। ठीक है, एक हमारा ED कर्व है, ED कर्व, जहाँ पर मैग्नीशियम और सॉल्यूशन आता है, यहाँ पर Zn और सॉल्यूशन आता है। ठीक है, इन कर्व्स पर क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। ठीक है, क्यों 1 होता है देखते हैं। कर्व्स पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है क्योंकि हमारा फेसेस जो होते हैं वहाँ पर 2 फेसेस होते हैं एंड 2 कंपोनेंट्स, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। सिस्टम क्या हो गया, यूनिवेरिएंट। ऐसे ही एरियाज पे चलते हैं। एरियाज पे आपको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एरिया होता है, मतलब निकालना अलग अलग ही है, पर मैं बता दूं एक एरिया होता है जहाँ पर बाई वेरिएंट आता है, जहाँ पर सिंगल फेस होता है मोल्टन जिंक एंड मैग्नीशियम का, यानी ये वाला फेस। ठीक है, यहाँ पर मोल्टन वो होते हैं, दोनों होते हैं, इसलिए। आगे चलते हैं। यूटेक्टिक पॉइंट्स, इसके जो यूटेक्टिक पॉइंट्स होते हैं 2 होते हैं, B एंड D। B पे क्या होते हैं 3 फेसेस एग्जिस्ट करते हैं, एक कंपाउंड, उसका मेल्ट एंड जिंक। ऐसे ही D पॉइंट होता है, वहाँ पर 3 फेसेस एग्जिस्ट करते हैं, कंपाउंड, उसका मेल्ट एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसे ही तो यहाँ पर क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 0 आता है, यानी सिस्टम क्या है, नॉन वेरिएंट है। ठीक है, इट्स ऑल। ये यूनिट यहीं पर ख़त्म होती है। एक रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। ठीक है, फाइनल रैप अप कर लेते हैं। हमने गिब्स फेज रूल समझा। गिब्स फेज रूल क्या होता है, F इज इक्वल्स टू C माइनस P+2, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स माइनस नंबर ऑफ फेजेस प्लस 2। वाटर और सल्फर सिस्टम यानी 1 कंपोनेंट सिस्टम, और उसके ग्राफ्स देखे
लेड सिल्वर एंड जिंक मैग्नीशियम 2 कंपोनेंट सिस्टम भी देखा, उसके फेज डायग्राम्स देखे और उसकी एप्लीकेशंस देखी। इतना ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पढ़ लो। थैंक यू।